everyone, welcome back to my YouTube channel वांगचियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज फिर हाजिर हूँ एक वन शॉट एफएफ के साथ में। ये वन शॉट मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा था और मुझे चाहिए था कि मैं इसे निकाल करके सुना दूँ ताकि मुझे चैन मिले। इसलिए मैंने आज इस वन शॉट को चुना है। ये वन शॉट काफ़ी स्वीट है, थोड़ा थ्रिलिंग भी है, पर अच्छा है। ज़्यादा लंबा नहीं है, एन आवर में ख़त्म हो जाएगा बस। पर हाँ, इसमें 2 लव स्टोरीज चलेंगी और एक इनकम्प्लीट रहेगी पर जिस तरीके से वो इनकम्प्लीट रहेगी ना, वो फ़नी होगा। एक होता है ना, कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाना, वैसा कोई सीन होगा तो चलो आज के इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एनिमीज़ टू लवर्स। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस कहानी के मेन किरदारों के बारे में, जहाँ पर बड़े बड़े 2 परिवार हैं। 2 बड़े बड़े परिवार 2 अलग अलग कबीलों में रहते हैं। एक राज्य में रहते हुए ही वो लोग आपस में लड़ गए हैं। उन 2 कबीलों के लोग, यानी लान कबीला और जियांग कबीला, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे दुश्मन अगर किसी को देख भी लेना तो वो मुंह घुमा के चलते, और अगर कोई बहस हो जाए तो बस फिर क्या है, लड़ाई तो होनी तय है और इसमें किसी न किसी को चोट तो आनी है। अब लड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक दूसरे को मार डालें, पर हाँ, लड़ाई है बहुत तगड़ी। वो लोग आपस में बिल्कुल बनाकर नहीं रखते। उनकी सहमति आपस में कभी एक साथ नहीं होती। हमेशा उनमें लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। कभी कोई भी ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक ही बात पर दोनों सहमत हो जाएं। अगर दोनों एक बात से सहमत कभी हो भी गए कि हाँ ये चीज़ सही है और दूसरे को भी वो सही लग रही है, तो उनमें से एक ज़रूर पलटी खा जाएगा, क्योंकि उन दोनों को एक ही नौका पे सवार होने का बिल्कुल शौक नहीं है। भले दूसरा डुबकी लगा के डूब जाए, कोई बात नहीं, गलत चॉइसेस चुन करके उनका नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, पर एक साथ एक ही चीज़ को चुनना उनकी कैटेगरी में नहीं है। और ये चीज़ दोनों ही करते हैं, कोई भी कम नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं। पर इन सब में जो सबसे ज़्यादा दुश्मनी है लान कबीले और जियांग कबीले के बीच में, स्पेशली उनके मुखियाओं में है। उनके जो मुखिया हैं वो एक दूसरे से घनघोर नफ़रत करते हैं। ये तो जान लिया नफ़रतों के बारे में। अब जानते हैं हम जियांग कबीले के बड़े राजकुमार के बारे में। राजकुमार तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, उस घर का बड़ा बेटा जिसका नाम है वी वुशान, जो कि एक अल्फ़ा है। असल में वो जियांग फैमियान के बड़े भाई वी चांगसे का बेटा है। वी चांगसे जो उसका ब्यागा था, ब्यागा जो कि उसका कज़न था ना, उसका बेटा था विंग। और विंग अभी जियांग फैमियान का अडॉप्टेड बेटा है, जिसे मैडम यू नफ़रत नहीं करती, पर हाँ प्यार भी नहीं करती, उसे इग्नोर करती है। वो जितना हो उतना उसे अवॉइड करके रहती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके दोनों बच्चे, यानी जियांग चेंग और यानली, दोनों विंग से दूर रहें। इसकी एक लौती वजह यह है कि विंग एक अल्फ़ा है और उनके दोनों बच्चे ओमेगास हैं। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि विंग उनके घर में रहकर, उनका खाकर, उनका बेटा बनकर उनके ही बच्चों पर डोरे ना डालेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ना उनको हमेशा ये लगा रहता है कि ये भी भूषण उन्हें कभी ना कभी तो कोई ना कोई धोखा तो ज़रूर देगा, और वो इस बात पर इतना ज़्यादा श्योर है ना कि वो हमेशा शर्त लगाती रहती हैं फैमियान से कि तुम देख लेना फैमियान, ये लड़का हमारी इज्जत को कचरे में मिला के रहेगा, या तो ये हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत करेगा या फिर बाहर कुछ गलत करके आएगा। पर अब तक विंग की कोई भी शिकायत ऐसी आई नहीं है। उसका कैरेक्टर एकदम प्योर है, एकदम साफ़ है। कोई भी गलत चीज़ उसके कैरेक्टर में अब तक दिखाई ही नहीं दी है। बस एक चीज़ है जिसकी वजह से विंग को मैडम यू से ताने पड़ते रहते हैं, पर वो चीज़ वो भी है जिसकी वजह से मैडम यू का बर्ताव उसके लिए थोड़ा सा बदल गया। वो है उसका बेटा वी चैन के आने से विंग की ज़िंदगी पलट गई थी। विंग के पास जब वो बच्चा आया था तब उसे इतनी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसे बच्चे पालना नहीं आता।
उसकी बड़ी बहन जो कि कुमेका है, जियांग यानली, जो उस टाइम पे 19 साल की थी और विंग 18, जब वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर आ गया था, तब सब लोग तो बस परेशान थे कि विंग के पास ये बच्चा आया कहाँ से। तब विंग ने बताया था, ये मेरा ही बेटा है और जिस ओमेगा ने इसे बर्थ दिया है वो बर्थ देते हुए मर गई है, इसलिए मैं आपको उससे नहीं मिलवा पाया और ये सब बस एक एक्सीडेंट था। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे घर पे बताऊँ। और फिर वो ये सब कुछ हो गया और ये मुझे आज ही पता चला जब मैं उससे मिलने के लिए गया। मैं 1 साल से उससे मिलने के लिए नहीं गया था। फैमियान ने आकर विंग को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था क्योंकि उसने एक ओमेगा के साथ इतना गलत किया ना। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी परवरिश में इतना खोट हो सकता है। उस दिन वो मैडम यू से अपनी आंखें नहीं मिला पाए। मैडम यू ने जांग फैमियान को समझाया कि इसमें बुरा कुछ नहीं हो सकता। उन्हें अब बुरा फील नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। और उस दिन उन्होंने विंग से भी बात की। विंग जो उस बच्चे को लेकर बैठा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था और सबसे बड़ी बात, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना जितना वो बता भी नहीं सकता था। मैडम यू विंग को देखकर कहती है, आखिर वजह क्या है, तुम इतना परेशान क्यों हो? विंग कहता है, आप ये मैं कैसे संभालूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये मुझे मुसीबत जैसा लग रहा है। मैं इस बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहता, दूर कर देना चाहता हूँ। मैं इससे दूर हो जाना चाहता हूँ बस। ये जब भी मेरी आंखों के सामने आता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन करता है इसे मार डालूँ। मैडम यू विंग को वहीं बिठाती है। वो कुछ देर शांत रहती है, फिर कहती है, इसे एक बार गोद में उठाओ। विंग उस बच्चे को गोद में उठाता है, लेकिन वो बहुत सतर्क था, कहीं से चोट ना लग जाए। मैडम यू कहती है, अब एक काम करो, इसे उठाकर नीचे फेंक दो इतनी ज़ोर से कि इसकी सांसें रुक जाएं। विंग कहता है, आप ये क्या कह रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? तुमने कहा ना तुम्हारा मन करता है इस बच्चे को मार डालने का, तो सोच क्या रहे हो? वैसे भी ये तुम्हारा बेटा है, हमारा इस पर कोई हक नहीं है। अगर तुम इसे मारते हो, ज़िंदा रखते हो या फिर बुरे तरीके से पालते हो, हम लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा। इस पर तुम्हारा हक है और तुम पर इसका पूरा हक है। अगर ये तुम्हें अपना मानता है तो इसकी मर्ज़ी, अगर ये तुमसे प्यार नहीं करेगा तो भी इसकी मर्ज़ी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, हमारा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम इसमें बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। विंग को ये सुनकर पहले तो बहुत अजीब लगा, पर मैडम यू के जाने के बाद उसे उस बच्चे को देखकर एक अपनेपन की फीलिंग आई कि इस दुनिया में उसका बस ये एक लौता ऐसा इंसान होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ उसका है, किसी और का नहीं। इस बच्चे पर सिर्फ़ और सिर्फ उसका हक है, पूरा पूरा उसका हक है और इस बच्चे का भी उस पर पूरा पूरा हक है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं। होता है कि जिस व्यक्ति को कभी वो फीलिंग ना मिली हो कि इस दुनिया में कोई उसका अपना है, सब लोगों का उसको पता है कि हाँ, लोग मुझे अच्छा मानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, पर वो एक परिवार वाली फीलिंग नहीं आ रही थी उसे। वो इस बच्चे को देखकर उसे आई। तब से वो बच्चा उसकी ज़िंदगी बन गया। पहले जो उसने शब्द कहे थे वो उस पर आज तक पछताता हुआ आया है, ज़िंदगी भर तक पछताते हुए जा रहा है वो। पर अब उसका बेटा जैसे से बड़ा हो रहा है, उसे इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने अच्छा फ़ैसला लिया था अपने बेटे को अपने पास रखने का। उसका बेबी यानी वी चेन, जो बहुत ज़्यादा शैतान है, विंग की तरह बहुत ज़्यादा शैतान है, मस्तियाँ करता रहता है, लेकिन हाँ, वो ज़्यादा बातें नहीं करता है। ये बात अजीब है। और दूसरी बड़ी बात, उसका गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। विंग के हिसाब से इस बच्चे का गुस्सा जो है ना, वो जियांग चेंग से आया है, पता नहीं कहाँ से, पर जियांग चेंग का गुस्सा उसके बेटे में आ गया। शायद इसलिए क्योंकि जियांग चेंग हमेशा उस बेटे को अपने पास रखता था, उसे लेकर अपने पास घूमता रहता था। जियांग चेंग की शादी होने के बाद, उसके खुद के बच्चे होने के बाद भी वो विंग के बेटे के आसपास मंडराता रहता था और उससे छेड़छाड़ करता ही रहता था। उसे लेकर के घूमना, लोटस पॉन्ड में जाना और जगह जगह पर उसे घुमाना, उसे बातों में लगाना, ये उसके डेली रूटीन में से एक था। हालांकि अगला मुखिया वही था और वो मुखिया बन भी चुका है। मुखिया बनने के बावजूद भी
टाइम निकाल कर वो विंग के घर ज़रूर आता है और उसके बेटे से ज़रूर मिलता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेन लीड। सेकंड मेन लीड की तरफ चलें। वांग जी जब लगभग 18 साल का था, वो खुद भी एक बच्चा लेकर के वापस लान सेट पहुंचा था। लान कबीले में जाने के बाद में सब लोगों ने उससे सवाल किया कि ये कौन है। वांग जी ने साफ साफ कहा कि ये उसका बेटा है। कहाँ से आया, कैसे किया, ये उसने कुछ नहीं बताया। कोई पूछ भी नहीं पाया क्योंकि वांग जी बोलता ही कितना है, साइलेंट रहता है, ज़्यादा बातें नहीं करता। पर एक बात जो अजीब लगी सबको वो ये कि वो अपने बेटे से मन खोल कर बातें करता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने अपने बेटे को ना बताया हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी, शायद ही होगी, जो उसने अपने बेटे को ना बताई हो। अब शायद इसलिए क्योंकि कुछ तो है जो उसने छुपाया है, पर क्या है वो किसी को नहीं बताने वाला। वांग जी के बेटे का नाम है लान सिजुई। लान सिजुई जो अभी 16 साल का हो चुका है। 16 साल बीत चुके हैं उस चीज़ को, पर वांग जी अब उस चीज़ों को भूल चुका है। उसके दिमाग में है तो उसका बेटा और उसका छोटा सा परिवार। उसकी जिंगशी में उसका बेटा और वो दोनों साथ रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, एक साथ खाते हैं और बस अपनी ज़िंदगी चैन से जीते हैं। विंग की ज़िंदगी भी यूं ही चल रही थी, पर 16 साल की खामोशी के बाद में तूफ़ान का आना तो तय था ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि वांग जिन की स्टोरी उनके मिले बिना ही ख़त्म हो जाए? और उनका मिलना भी क्या इतना आसान होगा? तो नहीं। हम देखते हैं वी चैन का सीन। वी चैन जो कि अभी अपने राज्य में एकदम घूम रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। वी चैन जो अपने कज़न ब्रदर यानी जियांग चेंग का जो बेटा है उसके साथ में, और साथ ही साथ वो न्यू हुसैन का बेटा उसके साथ में घूमने आया था। न्यू हुसैन एक उमे का है पर वो विंग का दोस्त है, इसलिए वो लोग घूम रहे थे। और तीनों बच्चे बड़े शैतान थे। बस वी चैन थोड़ा कम बोलता था, इसलिए उसकी बातें बता पाना थोड़ा मुश्किल था। पर हाँ, वो शैतान बहुत है। अभी भी वो लोग एक इन में बैठे हुए थे जहाँ सामने वो एक लड़के को देखते हैं। वो लड़का जिसने अपने फोरहेड पर एक वाइट कलर का रिबन बांध रखा था और वाइट कलर के रोब्स पहन रखे थे। वी चैन अपने दोस्तों से कहता है, तुम देख रहे हो उस अजीब से बच्चे को? मुझे लगता है वो लान कबीले का है। उसके कपड़े और उसके माथे पर जो रिबन है ना, वो देखकर ही मुझे अंदाज़ा लग गया है कि ये पक्का ये लान कबीले से है। मैं इसे जाकर के परेशान करूँगा और तुम लोग मेरा साथ देना। वी चैन की बात पर वो लोग हाँ भी भर देते हैं। वी चैन फिर वहाँ से उठता है। उठकर वो सीधे उस बच्चे के पास जाता है, मतलब लान सिजुई के पास। सिजुई के पास जाकर वो बस बैठ गया और बैठकर वो उदास हो गया। उसका उदास चेहरा देखकर सिजुई को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, घोंगसा आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, क्या हुआ है? क्या आपको मदद की ज़रूरत है? वी चैन कहता है, ये हूँ सुनकर ना लान सिजुई को बहुत इंटिमिडेट सा फील हुआ, क्योंकि इस तरीके से उसका डैड भी कभी कभी बोलता है ना, उसके बाबा भी इस तरीके से रिस्पॉन्स करता है कभी कभी, बिल्कुल वैसा रिस्पॉन्स था। और ऊपर से ये लड़का कुछ उसके बाबा जैसा दिख रहा है, इसलिए और उसे बहुत ऐसा क्लोज्ड फील हो रहा था इस लड़के के साथ में। सिजुई कहता है, तुम्हें क्या मदद चाहिए? वहाँ पर कुछ देर के लिए साइलेंस रहता है, लेकिन उस साइलेंस में ही जवाब छुपा हुआ था, क्योंकि वी चैन खाने की तरफ देख रहा था। सिजुई पूछता है, तुम्हें भूख लगी है? वी चैन कहता है, सिजुई, ओह तुम क्या खाओगे? मीट। हाँ, मीट? तुम नहीं दिला सकते मीट? सिजुई, जिसको झटका लगा क्योंकि उसके घर में कभी मीट बना ही नहीं। उसके बाबा कहते हैं, एनिमल्स को मारना बहुत गलत बात होती है। जानवरों में अपनी ज़िंदगी होती है, उन्हें नहीं काटना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। पर इस लड़के को तो मीट ही चाहिए, अब वो क्या करेगा? सिजुई कहता है, तुम्हें पता है मीट कैसे बनता है? चैन कहता है, कैसे बनता है? सिजुई कहता है, क्या तुम देखना चाहोगे? बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मैं वहाँ से तुम्हें मीट खरीद कर भी दूंगा।
तुम घर ले जाकर बनवा भी सकते हो और बना हुआ खा भी सकते हो। ये रेस्टोरेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है। विचन को पता था ये रेस्टोरेंट, ये इन बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा है, पर इस लड़का कौन सी चाल चलने वाला है ये देखने के लिए वो मान जाता है। सुजोई उसे ले जाता है वहाँ पर मीट मार्केट में, जहाँ पर उसके सामने ही एनिमल्स को काटा जा रहा था। वहाँ ले जाकर वो चैन को अच्छे से सब कुछ दिखाता है। चैन कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मुझे उल्टी से ऐसा फील हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। पर सुजोई नहीं मानता, वो चैन का हाथ पकड़ लेता है। चैन जो भागने की कोशिश कर रहा था, उसे लग रहा था कि ये जो लड़का है ना, उसे बस मारने के लिए, मार डालने के लिए यहाँ लेकर आया। कितनी बुरी स्मेल है यहाँ, कितनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं, गंदगी है, ऊपर से कितना ज़्यादा खून है, जानवरों को कितनी बुरी तरीके से काटा जा रहा है, उनकी स्किन को निकाला जा रहा है। बहुत अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब था उसके लिए। फाइनली आधे घंटे तक उसमें घुमाने के बाद चैन को, जब चैन बेहोश होने की हालत में आ गया, तब सुजोई उसे बाहर लेकर आया। चैन के कज़न्स उसे देख रहे थे, बहुत गौर से देख रहे थे कि चल क्या रहा है, पर वो उसके पास नहीं गए क्योंकि चैन ने उसे बुलाया ही नहीं। सुजोई उसे बाहर ले जाकर कहता है क्या तुम्हें मीट खाना है? चैन कहता है ये सब देखने के बाद कौन खाएगा मीट। सुजोई उसे पानी देता है क्योंकि चैन ने वॉमिट कर दिया था। चैन थोड़ा रिलैक्स हो गया। सुजोई उसे वहीं पास में बिठा करके और कहता है जब तक हमें रियलिटी पता नहीं होती है ना, हम यूं ही अजम्पशन लगाने लगते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? चैन के सवाल पर सुजोई कहता है मेरा मतलब ये है कि देखो, तुम मीट खाते हो, पर तुम्हें पता है मीट कैसे बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से उन जानवरों को, मासूम से जानवरों को जिनके पास अपनी बात बताने के लिए आवाज़ भी नहीं है, वो अपनी बात रख भी नहीं सकते, उन बेचारों को मार दिया जाता है। मैं उन्हें, उन सबको मरने से तो नहीं बचा सकता, पर कम से कम मैं उनको खाने के बारे में ना सोचकर कुछ ज़िंदगियों को तो बचा ही सकता हूँ। एटलीस्ट इतना होगा कि मुझे ज़िंदगी भर ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने बेजुबान जानवर को मार दिया। किसी गुनहगार को मारना गलत नहीं है, पर किसी मासूम को मारना बहुत गलत होता है। चैन बस देखता रह गया। ये सीख उसे अपने ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं दी है। चैन कहता है तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ लाए थे? और क्या बताऊँगा मैं। देखो, मुझे तुम्हें देखकर ही लगता है तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता होंगी ना। नहीं पता थी। ये तो बहुत गलत है ना। मेरे बाबा कहते हैं मासूम लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए, फिर हम मासूम जानवरों को क्यों मारते हैं? तुम्हारे बाबा मीट खाते हैं? हाँ, बिल्कुल खाते हैं। तुम्हारे घर पे नहीं खाते कोई भी मीट? तुम्हारे बाबा और तुम्हारी मदर कोई? सुजोई कहता है कोई नहीं खाता। वैसे मेरी मदर नहीं है, मेरे पास बाबा है। चैन भी कहता है अरे मेरे भी बाबा है, मदर नहीं है। कोइंसिडेंस है। इसके बाद वो लोग बस बातें करने लगते हैं। दिन के ख़त्म होते होते दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें कर चुके थे। साथ ही साथ उन्हें एक दूसरे का नाम और एड्रेस दोनों पता चल गया था। उन्हें ये भी पता चला कि वो दो अलग अलग कबीलों से हैं जिनकी आपस में दुश्मनी है। पर चैन को लगा कि सुजोई बहुत अच्छा है, पर जो चीज़ उसे अजीब लगी वो ये थी कि ये अच्छा है और ये एक अल्फा से बहुत आराम से बात कर रहा है। दिन के ख़त्म होते होते उसे पता चला था कि सुजोई एक ओमेगा है। सुजोई को भी दिन ख़त्म होते होते पता चला था कि चैन एक अल्फ़ा है, पर उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। इस बात की खुशी चैन को थी कि कल चलो एक उसे जेन्युइन फ्रेंड मिला है। इसके बाद बस दोनों दिन ब दिन मिलते रहे, एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, घूमते फिरते, खाते पीते, और जो चैन के दोस्त थे अब वो सुजोई के दोस्त भी बन गए थे। चैन का कज़न सुजोई का कज़न बन गया था। वो लोग आपस में घूमकर बातें करते थे। चैन घर आकर अपने बाबा को सब कुछ बताता था कि असल में आज वो अपने दोस्त से मिला, उसने ये किया वो किया और बहुत कुछ। विंग को उसने अपने दोस्त का नाम बताया था सुजोई, पर यह नहीं बताया कि वो लान कबीले का सदस्य है। सेम है सुजोई। सुजोई ने अपने डैडी को ये ज़रूर बताया था कि उसका दोस्त है चैन नाम का,
पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो जियांग कबीले का सदस्य है और उसका नाम वी है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने ये बात बताई नहीं थी। जब वो लगभग 17 साल के हुए तब दोनों ऐसा था कि एक दूसरे के प्यार में बहुत बुरी तरीके से गिर चुके हैं। मानेंगे नहीं, चैन अभी विंग के सामने बैठा था। विंग कहता है, तुम्हारा चेहरा देखकर ही लगता है कि तुमने कुछ गड़बड़ की है। क्या किया है खुद बता दो, मुझे पता चला तो बुरा होगा तुम्हारे लिए। चैन कहता है, बाबा कैसा रहेगा अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई पसंद है। विंग तो तुरंत आकर चैन का हाथ पकड़ के कहता है, कौन पसंद है तुम्हें? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। मैं गुस्सा क्यों करूँगा भला? ओमेगा है ना? हाँ, ओमेगा बॉय है। तुम्हारा वही दोस्त तो नहीं है जिसके बारे में तुम रोज़ रोज़ बातें करते रहते हो, सिजुई? चैन कहता है, आपको तो सब पता है। विंग कहता है, मुझे तो पहले ही समझ आ गया था तुम्हें वह लड़का पसंद आ गया है, वरना तुम इतनी बातें किसी के बारे में नहीं करते। ठीक है, मुझे उससे मिलवाओ, अब उसके घर वालों से फिर हम बात करेंगे। अब बात कर लोगे? चैन को लग रहा था कि नहीं, अब तो पूरा राज खुल जाएगा। विंग को एक बार पता चला ना कि वो एक लान है, आई स्वेयर वो लोग मतलब मानेंगे नहीं। पर अभी के लिए ना चैन ये राज खुलना ही नहीं चाहता। शादी तक ये राज ना खुले तो कितना अच्छा रहेगा। ये सोच के साथ ना वो सिजुई से मना कर दिया था कि उनका सरनेम किसी को ना बताए, अभी तक किस कबीले से वो लोग हैं ये ना बताए। शादी तो दो लोगों के बीच होती है ना, कबीलों के बीच थोड़ी। ये कहकर वो पहले शादी कर लेंगे, उसके बाद घर वालों को बताएंगे कि असल माजरा क्या है। दूसरी तरफ वांगजी जिसके सामने सिजुई बैठा हुआ है अपने घुटनों के बल। वांगजी कहता है, क्या हुआ है? सिजुई कहता है, पापा मैंने गलती की है। कौन सी गलती? मुझे किसी से प्यार हो गया है। वांगजी बस हल्की सी मुस्कुराता है और सिजुई के पास जाके उसके बालों में हाथ फेराते हुए बोलता है, चैन है? आपको कैसे पता? अच्छा लड़का है, जितना तुमने मुझे बताया है अच्छा है। लेकर आओ उसे मेरे पास, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सिजुई बस हामी भर देता है। इसके बाद वो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि फैमिली मिलना चाहती है, लेकिन पहले एक दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद फैमिलीज़ को मिलाएंगे। तो बस चैन लेके गया था अपने साथ में सिजुई को। सिजुई को देख कर ना विंग को बहुत बहुत ऐसा लगा कि इसने किसी इंसान को बहुत सालों के बाद देखा है। उसका चेहरा किसी से तो मिलता जुलता था। विंग कहता है, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है सिजुई? सिजुई को लगा जैसे कि वो पकड़ा हो गया। अक्सर लोग कहते हैं कि सिजुई का चेहरा जो है ना वो किसी से मिलता जुलता है, इसलिए वो हमेशा अपने बाबा का नाम बता दिया करता है और जैसे ही बताता है सब लोग पहचान जाते हैं, शायद उसका चेहरा उसके बाबा से मिलता है। पर वो तो अपना चेहरा रोज़ आईने में देखता है, उसका चेहरा अपने बाबा से नहीं मिलता। उल्टा जो चैन है उसका चेहरा उसके बाबा से मिलता है, सिजुई का चेहरा नहीं मिलता है। पर अभी सिजुई कहता है, उनका नाम सिजुई सोचने के बाद कहता है, अजान है। अजान अजान असल में जो है ना वो वांगजी को उसका भाई बुलाता है। उसका नाम तो लान वांगजी है, पर उसने ये नहीं बताया। बता देगा ना तो ये इंसान पहचान जाएगा। लान वांगजी फेमस है भाई, उसको हर कोई जानता है। फिर सेकंड सीन देखते हैं दूसरी तरफ वांगजी का। वांगजी भी यही पूछता है क्योंकि वांगजी को चैन को देखकर बहुत ऐसा फील हुआ जैसे उसने किसी इंसान को बहुत सालों बाद देखा है, ऐसे उसे फील हुआ। तो वो भी सवाल करता है और इस बार चैन झूठ बोल के बोलता है, उनका नाम इंग है। इंग वी नहीं बताया उसने, बस इंग बताया। वी वुशियान बताता है, वुशियान बताया तो भी वांगजी पहचान जाता क्योंकि वींग भी बहुत फेमस है। उसका लड़ने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा मशहूर था और वो काफ़ी बार वॉर्स में भी जा चुका है और वांगजी तो है ही टैलेंटेड। फाइनली उनके फैमिलीज तो मान गए थे, अब बारी थी उन दोनों के मिलने की और इसी में तो सही ट्विस्ट आने वाला था। विंग अपने घर पे सबको बता देता है, उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स को, जियांग चेंग को, उसके सासाओ को और साथ ही सजय और जेफू सबको बता देता है।
सबको वो खबर कर देता है कि उसके घर में ना रौनक आने वाली है। उसका बेटा किसी से शादी करेगा और उसके घर में भी एक ओमेगा आएगा। इसके बाद ना विंग को चैन मिल जाएगा हर एक चीज़ से। वो अपने बेटे को छोड़कर ना पूरे दुनिया की सैर पे निकल जाएगा अकेला, और वापस आने के बारे में सोचेगा ही नहीं। विंग ने ना अपने बेटे की वजह से पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। इस बात की खबर सबको है और चैन भी इस चीज़ को समझता है। और चैन ना इसीलिए इतनी जल्दबाजी मचा रहा है तो वो 17 साल का ही, और उसको बहुत जल्दी पड़ी है। हिस्ट्री में क्या है, शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती थी और 17 एज भी बहुत ज़्यादा है। पर मैं इसको थोड़ा रियलिटी बेस लेके चलना चाहती हूँ, करंट एज रिस्ट्रिक्शन से जोड़कर, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और ऐसा नहीं कि 17 की एज में उसकी शादी हो गई हो, ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं जियांग परिवार का सीन। जियांग परिवार जिसने ये सोचा कि वो लोग मिलेंगे। लान परिवार को भी सब बात पता थी, उनका भी था कि वो लोग मिलेंगे ज़रूर। अब अगर ये लोग मिले तो पहचान जाएंगे, ये सोच कर ना वो लोग डर रहे थे, बुरी तरीके से डर रहे थे। सिजुई को ये पता था कि चैन एक जियांग कबीले का व्यक्ति है, उसका नाम जियांग्स में से एक है। उसको ये पता नहीं था कि वो मुखिया के परिवार से है। साथ ही साथ चैन को ये पता था कि सिजुई का नाम लान है और वो लान कबीले का एक व्यक्ति है, पर उसे भी ये नहीं पता था कि वो लान कबीले के मुखिया के घर से है। गड़बड़ होने वाली थी। दोनों परिवारों ने सोचा कि वो एक घर पे मिलेंगे, पर कोई भी किसी के घर पे जाने के लिए राज़ी नहीं था। फाइनली उन लोगों ने सोचा कि अगर वो लोग बाहर कहीं मीटिंग कराएं तो कितना अच्छा होगा और ऐसे घूमना भी हो जाएगा। तो उन्होंने बाहर मीटिंग रखी। पहले नंबर पे वांग जी और वो विंग को मिलवाना चाहते थे, बाकी परिवार के लोग बाद में मिलेंगे। ये सोचकर सिजुई वांग जी को लेकर आता है और चैन विंग को लेकर आता है। वो लोग एक इन में थे जहाँ पर सिजुई और चैन दोनों एक साथ बैठे हुए थे और उनके बाबा अपने अपने कमरे में थे। वो लोग आने वाले हैं, चेंज करने गए हैं। पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ना। अब भैया वो लोग वो इन लॉज बनने वाले हैं तो अच्छा दिखना चाहिए ना। उस हिसाब से वांग जी भी रेडी हो रहा था। उसका रेडी होने में कुछ नहीं था, वही वाइट रोब्स, फोरहेड रिबन, दैट्स ऑल। पर विंग जिसने ब्लैक रोब्स पहन रखे थे और वो अपने बालों में एक रेड रिबन निकाल कर लगाता है। ये रेड रिबन बाकी उसके रेड रिबन से अलग था। इसमें एक पैटर्न बना हुआ था, उसके अंदर ही पैटर्न बना हुआ था उसके जेड में क्लाउड्स का, जो उसे बहुत पसंद था। ये चेंज अकेला हुआ था विंग के स्टाइल्स में, और कुछ नहीं था। सबसे पहले विंग उतर कर आता है और वो चैन के पास बैठकर सिजुई से कहता है, तो तुम्हारे बाबा आए हैं ना? सिजुई कहता है, हाँ शुशु, मेरे बाबा आए हैं और वो भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। आप उनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस करोगे। पर आपको कोई इशू तो नहीं है ना हम दोनों के साथ होने से? अगर मुझे कोई परेशानी होती तो मैं अपने घर पे नहीं बताता और मैं यहाँ मिलने भी नहीं आता। तुम बहुत समझदार हो। पता नहीं तुम्हें इतना समझदार इंसान मिला कहाँ से, और तुम्हें ये बुद्धू ही पसंद आया। वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा था कि उसका बेटा बुद्धू है और सिजुई समझदार है। तभी वांग जी पीछे से आकर कहता है, सिजुई, यह आवाज़ बहुत जानी पहचानी है, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी। ये आवाज़ सुनते से ना उसे कुछ याद आया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वहाँ नहीं आते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम वहाँ क्यों आए? बस ये आवाज़ इतनी ही थी। विंग अपना सर उठाकर उस इंसान को देखता है जिस इंसान को उसने अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी देखने की उम्मीद की ही नहीं थी। लान वांग जी। लान वांग जी आगे आता है। उसने अब तक विंग को नहीं देखा था। विंग जो उठकर खड़ा हो चुका था और वो वांग जी को घूर कर देख रहा था। लिटरली वो घूर रहा था। सिजुई विंग की तरफ देखकर कहता है, बाबा, ये चैन के बाबा हैं। वांग जी विंग को देखता है तो वो भी उतना ही शॉक था जितना कि विंग। बस एक दूसरी तरफ वो लोग घूर रहे थे जैसे कोई एक दूसरे को जानते हो। सिजुई और चैन दोनों एक दूसरी तरफ देखते हैं, कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को पहचान तो नहीं लिया। विंग कहता है, ये तुम। विंग निकल कर बाहर आता और कहता है, लान वांग जी, मुझे सच सच बताओ, ये लड़का कौन है? वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए।
ये लड़का कौन है और ये तुम्हें बाबा क्यों कह रहा है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने तुमसे पहले सवाल किया है कि ये लड़का तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? तुमने क्या किया है? वांग जी भी कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे जानने की ज़रूरत है कि ये लड़का कौन है और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। विंग और वांग जी तो उससे सवाल कर रहे थे और वांग जी विंग से सवाल कर रहा था। चैन और सिजुई तो डर गए थे, डर के मारे वो लोग काँप रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा उनके साथ में, वो लोग क्या करेंगे, अब उनकी शादी का क्या होगा, उन लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया उसका क्या होगा, वो लोग कितने परेशान हैं, क्या होगा उन दोनों का, वो लोग यही सोच रहे थे। इधर वांग जी विंग पर गुस्सा किया जा रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। विंग का भी सेम था। विंग वांग जी से कहता है मुझे लगता है हमें बात करने की ज़रूरत है। वांग जी कहता है मुझे भी यही लगता है। फिर वो सिजुई की तरफ देखता है और विंग भी चैन की तरफ देखता है और कहता है एक बात बताओ चैन, तुम दोनों का रिश्ता कहाँ तक बढ़ा है? चैन कहता है क्या आप हमारे रिश्ते के लिए मना करने वाले हैं? दूसरी तरफ वांग जी भी पूछता है और सिजुई सेम सवाल करता है। विंग कहता है ये निर्भर करता है कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो, मुझे उम्मीद है तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा होगा। चैन कहता है मैंने भरोसा तो नहीं तोड़ा है, पर क्या आप मेरी खुशी के लिए अपनी दुश्मनी नहीं भुला सकते? क्योंकि वो एक लान कबीले का सदस्य है, इसलिए आप अपने बेटी की खुशी नहीं देख सकते। सिजुई और चैन दोनों साथ में खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उन दोनों की तरफ देखते हैं। ये नहीं हो सकता, विंग कहता है। चैन कहता है क्यों नहीं हो सकता? बाबा आपने तो कहा था सब लोग बराबर होते हैं, कोई कबीला कोई परिवार बड़ा छोटा नहीं होता, तो अगर सिर्फ और सिर्फ परिवारों की दुश्मनी की वजह से, दो कबीलों की दुश्मनी की वजह से आप हमें अलग करना चाहते हैं? लान वांग जी मुझे बताओ, सिजुई तुम्हारा क्या लगता है? अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया ना तो बहुत बुरा होगा। वांग जी कहता है मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे एक बार बता दोगे कि चैन तुम्हारा क्या है तो मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। तुम्हें समझने की ज़रूरत है, मुझे समझने की ज़रूरत है। मेरा बेटा क्या हो रहा है ये? वांग जी और विंग एक दूसरे पर बस देख रहे थे और परेशान थे दोनों। विंग बस बैठ गया नीचे और वांग जी भी बैठ गया। कुछ देर शांत रहने के बाद में वो चैन और सिजुई को भी वहीं बैठने के लिए कहते हैं और फिर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है एक काम करते हैं हम दोनों बताते हैं। विंग कहता है एक्चुअली चैन मेरा अपना बेटा है। वांग जी जो एकदम ऐसा हुआ उसका सर घूम गया हो, एकदम हड़कंप मच गया हो। वांग जी कहता है तुम? विंग कहता है और मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मेरा अकेले का बेटा है। अकेले का बेटा है? चैन तो अजीब महसूस कर रहा था। उसकी मदर जो थी वो बचपन में ही ख़त्म हो गई थी ना, वो गुजर गई थी, तो अभी अकेले का बेटा? हाँ गुजर गई तो फिर अकेले का ही हुआ ना, ये सोच कर वो चुप था। विंग कहता है और तुम बताओ ये कहाँ से आया? सिजुई मेरा अपना बेटा है, जैसे चैन तुम्हारा बेटा है। विंग कुछ देर शांत रहने के बाद अचानक से एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है तुम्हारा मतलब ये? वांग जी कहता है मेरा वही मतलब है। विंग कहता है हाँ भगवान, हे माय गॉड, भगवान 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 जाना मुझे वो तो थे ना, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। चैन कहता है क्यों नहीं हो सकती? विंग कहता है नहीं हो सकती, इस ज़िंदगी में, अगले ज़िंदगी में, उसके बाद की ज़िंदगी में, तुम्हारे लाइफ टाइम के किसी भी ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकती, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। चैन कहता है क्यों नहीं हो सकती? अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोग भाग जाएंगे। वांग जी सिजुई की तरफ देखता है, कहता है तुम भी यही कहते हो? सिजुई कहता है बाबा मैंने ज़िंदगी भर आपकी हर एक बात मानी है, पिछले 70 सालों में एक भी बात मैंने आपकी नहीं टाली है, क्या आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? विंग कहता है नहीं मान सकते तुम्हारी एक बात, किसी हाल में नहीं मान सकते। अगर तुम इसका बेटा भी होते ना तो भी मैं तुम्हारी शादी मेरे बेटे से नहीं कराता। इसका बेटा भी होते, इस बात का मतलब उन्हें समझ नहीं आया। वांग जी कहता है वी वुशान
अपनी ज़ुबान संभाल के बात करो, ज़्यादा मत बोलो। विंग कहता है ज़्यादा तो तुमने हरकत की है, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि सुजुई है, तो तुमने कौन सा मुझे बताया कि चैन है इस दुनिया में। विंग और वांग जी एक दूसरे को फिर से घूर रहे थे। विंग कहता है कुछ भी हो, अब सुजुई और चैन दोनों मेरे साथ जाएंगे, वो मेरे बेटे हैं तो मेरे साथ रहेंगे। सुजुई और चैन दोनों को ऐसा झटका लगा था, वो लोग पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली बात हो गई थी। दोनों उसके बेटे हैं, समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है वो दोनों मेरे साथ जाएंगे, वो दोनों मेरा खून है, दोनों लान कबीले के लोग हैं, तो वो लान कबीले में जाकर ही जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे, वो लोग जियांग कबीला जाएंगे। सुजुई और चैन दोनों मेरे अपने बेटे हैं, दोनों का नाम लान नहीं, अब से वी होगा। वी चैन और वी सुजुई, वो दोनों मेरे साथ जाएंगे। तुम दोनों की शादी इसलिए नहीं हो सकती, तुम दोनों भाई भाई हो, समझ आया तुम दोनों को। पिन ड्रॉप साइलेंस। दोनों अभी भी कंफ्यूज थे, किस बारे में बात हो रही है। वांग जी कहता है वी वुशान, आई स्वेर, अगर तुमने अपनी हरकत बंद नहीं की ना तो मैं तुम क्या कर लोगे मेरे साथ, कर ही क्या सकते हो तुम, बताओ क्या कर क्या लोगे तुम, बोलो। मैं वही करूँगा जो मैंने सालों पहले किया था, और फिर मैं देखता हूँ तुम बचकर कैसे भागते हो। तुम्हें मैं उठाकर अपने साथ लान कबीला ले जाऊँगा और तुम्हारा नाम भी बदल कर लान रख दूँगा मैं। विंग कहता है तुम बहुत बड़े वाले पर्वर्ट हो। विंग अपनी उंगली उठाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है वो तो मैं हूँ, जब से मेरी ज़िंदगी में तुम आए हो ना तब से मैं पर्वट ही बन गया था। बड़ी मुश्किलों के बाद तुम्हें भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ा था, फिर एक बार तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मैंने तुमसे वादा किया था अगर तुम मेरे आंखों के सामने फिर एक बार आए तो तुम चाहे मरते हो, मरने तक मेरी आंखों के सामने से दूर नहीं हो पाओगे। और अब तुम दूर नहीं हो पाओगे, तुम मेरे साथ लान कबीला चलोगे और तुम्हारा नाम लान होगा, तुम्हारे बेटों का नाम भी लान होगा। और तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, तुम दोनों कैसे एक दूसरे के भाइयों का शादी कर सकते हो। बेचारा सुजुई और चन दोनों कंफ्यूज थे। दोनों, उनके बाबा अल्फाज है, विंग भी अल्फा है और वांग जी भी अल्फा है, तो दोनों कैसे, उन्हें समझ नहीं आया। पर वांग जी को ज़रूर समझ आ रहा था। विंग वांग जी से दूर हटकर कहता है मुझे छोड़ो लान वांग जी, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ में, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम सालों पहले मार सकते थे, पर अब तुम मुझे नहीं मार पाओगे। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के दोनों हाथों को उसके कमर के पीछे करके उसे वहाँ से उठाता है और पीछे मुड़कर कहता है और तुम दोनों एक कमरे में बिल्कुल नहीं रहोगे, ओमेगा और अल्फ़ा में फ़र्क होता है, भले तुम दोनों भाई हो। और हाँ, अब अपनी हद भूलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैंने तुम्हें बता दिया है। और हाँ, एक बात और, विंग तुम्हारा कोई बाबा नहीं है, तुम्हारा मदर है। ऐसा बोलकर वो तो चला गया विंग को लेकर, बेचारे दोनों बच्चों को कंफ्यूज छोड़कर। दूसरी तरफ कमरे में विंग को वांग जी ले जाकर सीधे बेड पर पटक देता है। विंग कहता है लान वांग जी अपना दरवाज़ा बंद करते हुए बोलता है नाटक करना बंद करो विंग। विंग वहाँ बस चुपचाप बैठ गया था। अब कहता है कितना अजीब है ये, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तुम इतने सालों के बाद फिर एक बार मेरी आंखों के सामने हो। वांग जी कहता है मुझे अजीब नहीं लगेगा क्या, पूरे 16 सालों के बाद। विंग कहता है 16 नहीं 17। वांग जी कहता है हाँ 17 सालों के बाद तुम मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हो, वो भी जिंदा, और एक बच्चे को अपने साथ लेकर आए हो, और ये बताते हुए कि वो तुम्हारा बेटा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। विंग कहता है मुझे भी तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे, उस समय तो तुम मर गए थे ना, मुझे लगा, और तुम्हें लगा मेरे साथ सुजुई भी गया। हाँ, कितनी अजीब सिचुएशन है ये। दरअसल अब हम एक फ्लैश बैक में चलते हैं, लगभग 18 साल पहले, 16 नहीं 17 नहीं बल्कि 18 साल पहले, जहाँ पर विंग नाइट हंटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। उसके हाथ में उसका तीर कमान था, जिससे वो नाइट हंटिंग के लिए बहुत सारे एनिमल्स को पकड़ने का काम कर रहा था। वहाँ पे उसने तीर चलाया और किसी को तीर लगा, वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई। विंग ने जाकर देखा तो उसने किसी को तीर मार दिया है। चांद की रोशनी में उस इंसान को देखकर वो ये तो समझ गया था कि वो एक लान कबीले का सदस्य है, पर विंग का एक उसूल था,
वो कभी किसी मासूम को नहीं मारेगा। इसलिए ना वो वांगजी को अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से ले जा रहा था। वहाँ से ले जाते हुए पता नहीं क्या हुआ, उसके ब्लड की स्मेल से किसी बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया। वो बीस्ट बहुत खतरनाक था। विंग और वांगजी साथ में लड़ते तो हैं, लड़ते लड़ते उन दोनों को बहुत ज़्यादा थकान हुई, चोट भी लगी। वो जंगल के किस हिस्से में कब कहाँ पहुँचे उन्हें नहीं पता, पर हाँ, वो लोग जहाँ भी पहुँचे वहाँ से वो किसी केव में गिरे। उस केव में गिरते ही उनके सर में पता नहीं क्या हुआ, अजीब सी चीज़ फ्लैश हुई और वो एक अलग दुनिया में पहुँच गए। वो दुनिया जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हर जगह फूल थे, हर जगह रोशनी ही रोशनी थी और बहुत सुंदर जगह थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी उन्हें दिखाई दे रहे थे। जो लोगों ने जैसे ही विंग और वांगजी को देखा वो लोग घबरा गए। विंग और वांगजी एक दूसरे को देख रहे थे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लोग आगे बढ़कर किसी से पूछते हैं, सुनिए, ये कौन सी जगह है? हम लोग यहाँ फंस गए हैं। वो लोग कहते हैं, आप लोग यहाँ फंस गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये दुनिया हमारी दुनिया है, आप लोग यहाँ कैसे आए? यहाँ दूसरे दुनिया के लोगों का आना मना है, ये जादुई दुनिया है। विंग पूछता है कि हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वो इंसान जो वहाँ खड़ा था वो कहता है कि आप लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आपको यहीं रहना होगा। एक बार जो यहाँ आ जाता है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके बाद हमारा राज खुल जाता है यहाँ आने का और यहाँ से जाने का। तो हम किसी को जाने नहीं देते और हमें खुद भी नहीं पता है कि यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं। कई बार कई सारे लोग यहाँ गिर चुके हैं और इसके बाद वो लोग यहाँ से भागने की नाकामयाब कोशिश करते हैं और आखिर में मर जाते हैं। विंग, जिसका ज़्यादा कोई ख़ास इंसान बाहर है नहीं, तो वो खुद से कहता है कि जब देखा तब हो जाएगा, पर अभी के लिए उसे ढूंढना ही होगा कोई ना कोई रास्ता बाहर निकलने का। वांगजी भी बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। वो लोग साथ में मिलकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें नहीं मिलता। दोनों हमेशा लड़ते रहते थे, और क्योंकि दोनों अलग अलग कबीले से हैं ना, विंग को पता था कि लान वांगजी लान कबीले से है और वांगजी को भी पता चला कि विंग जो है ना जियांग कबीले से है और वो मुखिया के परिवार से है और वांगजी भी मुखिया के परिवार से है। पर दुश्मनी कब तक रहती है? जब तक आप किसी को समझते नहीं हो, आप जानते नहीं हो कि दुश्मनी की कोई वजह तो है ही नहीं। विंग और वांगजी की दुश्मनी दिन ब दिन घटती गई। उन लोगों को एक दूसरे से दोस्ती करने का मन किया और वो दोस्त बन गए। उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, बस एक दिन तक। एक दिन जब पता नहीं क्या हुआ, उस दिन सब लोग एक साथ रात के वक्त में चांद की रोशनी में खड़े हुए थे। विंग वांगजी को देखकर कहता है, ये लोग बाहर क्यों गए हुए हैं? वांगजी कहता है, इस दुनिया में सब कुछ अजीब है और मुझे नहीं लगता कि हमें बाहर जाना चाहिए। विंग कहता है, तुम डरपोक हो, देखो मैं तुम्हें बाहर जाकर दिखाता हूँ, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही रहेगा। वैसे भी हम लोगों को यहाँ रहते हुए 2 साल बीत चुके हैं और अभी तक हम ये भी नहीं पता कर पाए कि हर साल ये लोग बाहर क्यों निकलते हैं और कोई बताता भी नहीं है। कहते हैं कि बताना मना है। मैं जाकर देखता हूँ। विंग, क्या है? जाने दो मुझे। मत जाओ, हमें कुछ पता नहीं है, इसका मतलब वो ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती है, तुम मत जाओ। विंग कहता है, तुम ज़्यादा डरते हो, हम लोगों को इतना समय हो चुका है यहाँ रहते हुए, अभी भी तुम डर रहे हो। देखो मैं देख कर आता हूँ। विंग तो वहाँ से मना करने के बावजूद निकल गया। चांद की रोशनी में जाकर वो बाहर सबको देखने लगा। सब लोग बाहर खड़े हुए थे और अलग अलग डायरेक्शन में खड़े हुए थे। विंग भी एक डायरेक्शन में जाके खड़ा हो गया। उसे जब बाकी लोगों ने देखा तो वो लोग बस विंग को देखते रहे। एक लेडी विंग के पास आकर कहती है, तुम बाहर क्या कर रहे हो, वापस जाओ। विंग कहता है, मुझे जानना है हम लोग बाहर क्यों खड़े रहते हैं, आप लोग क्या करते हैं यहाँ, तुम्हें सच में जानना है? विंग कहता है, मुझे जानना है। अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर कोई भी एक विश मांगनी होगी और वो निर्भर करता है सच होगी कि नहीं। अगर सच होगी तो तुम जान जाओगे कि यहाँ हम लोग क्यों खड़े हैं, और अगर नहीं होगी तो नहीं जान पाओगे। विंग कहता है, हो, कोई भी विश मांग सकता हूँ। कोई भी विश मांग सकते हो, बस सोच समझ के कहना। एक बार जो तुमने कह दिया वो बदलेगा नहीं। ठीक है ठीक है। विंग उस पेड़ के पास जाकर उसे हाथ लगाता है। जैसे उसने हाथ लगाया वो अपना मुंह खोलकर मांगने वाला था कि वो इस दुनिया से बाहर निकल जाए। तब एक लेडी आकर कहती है, सोच समझ के मांगना, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं मांगना चाहिए
जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़े। विंग कहता है नहीं मांगूंगा ऐसा कुछ। मैं मांगना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ, वापस अपनी दुनिया में। वो लेडी अपने सर पर हाथ दे मारती है और कहती है मैंने कहा था कुछ उल्टा पुल्टा मत मांगना। पर वो विश ग्रांट हो गई थी, क्योंकि वो पेड़ ग्लो करता है और उस ग्लोइंग के साथ में एक लाइट निकलती है और वो विंग की बॉडी के अंदर फ्लैश हो जाती है। जैसे वो लाइट विंग की बॉडी के अंदर फ्लैश होती है, विंग जिसे पता नहीं क्या होता है, उसे बहुत अजीब लगने लगता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे अजीब क्यों लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो लेडी कहती है तुमने मांगी क्यों ऐसी चीज़, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए यहाँ का सदस्य बनना होगा, और अब तुम हमारे जगह के सदस्य बन चुके हो। हाँ क्या? तभी वांग जी भी बाहर आता है। जब वो विंग को परेशान होते हुए देखता है, वो भी बाहर आ गया था। वो विंग के पास आकर कहता है तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें पता है मैं बाहर निकल सकता हूँ अब। कैसे? मैंने इस पेड़ पे हाथ रखा और मैंने बोल दिया कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इसके लिए मुझे विश ग्रांट करो। अब ये इन्होंने कहा है कि मैं बाहर निकल सकता हूँ। वांग जी कहता है ऐसी बात है। वांग जी बिना कुछ सोचे उस पेड़ पर हाथ रख के विंग के साथ कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। उस समय वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था, जैसे कि वो लोग साथ में यहाँ से गायब होंगे और वापस पहुँच जाएंगे। वो लेडी फिर एक बार अपने सर पे हाथ दे मारती है कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। वो लेडी फिर उनको बताती है कि तुम दोनों का कुछ नहीं होगा, अब तुम दोनों यहाँ के सदस्य बन चुके हो, अब मेंबर्स हो यहाँ के, नहीं निकल सकते इस तरीके से बाहर। विंग कहता है कि क्यों नहीं निकल सकते? वो लेडी कहती है बात यह है कि यहाँ से निकलने के लिए आपको अपने पार्टनर की जान दांव पर लगानी होती है। पार्टनर? पर मेरा तो यहाँ कोई पार्टनर नहीं है, मुझे यहाँ कोई ओमेगा पसंद नहीं आया। यहाँ ओमेगास को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग डेस्टाइंड होते हैं, और अब तुम्हें कोई पसंद करेगा भी नहीं। विंग कहता है क्यों? ऐसा बोलकर वो लेडी कहती है अपने सेंट क्लाइंट को देखो। विंग अपने सेंट क्लाइंट को हाथ लगाता हुआ कहता है कुछ तो नहीं है। तुम घर जाओ और घर जाकर अच्छे से एग्जामिन करो खुद को, और सुबह मुझसे सवाल करना। अभी तुम जाओ, तुमने आज वैसे ही बहुत गड़बड़ कर ली है, अगर तुम कुछ देर और यहाँ रुके तो कहीं और गड़बड़ ना हो जाए। विंग कहता है और क्या गड़बड़ हो गया मेरे साथ? सब और गड़बड़ हुई कहाँ है, सब कुछ ठीक तो है। लानवांग जी तुम तो समझदार हो, इसे लेकर जाओ और घर जाकर खुद को और इसे अच्छे से एग्जामिन करो। तुम दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आया ही होगा, जाकर देखो। वांग जी विंग को वापस लेकर जाता है। विंग के मना करने के बावजूद घर ले जाकर वो विंग को चेक करता है, पर कुछ भी उसे अजीब मिला ही नहीं। विंग कहता है सब कुछ सही तो है, मेरी सेंट ग्लैंड भी सही है। विंग क्या है लंझा, एक बार अपनी सेंट को इनहेल करके देखना, मेरी अल्फ़ा सेंट को। विंग अपनी सेंट को रिलीज़ करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सेंट बदल गई है। विंग कहता है वाह, ये तो बहुत ज़्यादा मीठी मीठी स्मेल हो गई है, पहले मेरी स्मेल कितनी तीखी तीखी सी थी। वांग जी कहता है तुम्हें पता है ये स्मेल किसकी है? किसकी है? ओमेगास की। हाँ क्या बकवास है, मैं एक अल्फ़ा हूँ, मेरे अंदर ओमेगा की स्मेल कहाँ से आएगी? शायद वो लेडी यही कहना चाह रही थी कि तुमने गड़बड़ कर ली है, तुम एक ओमेगा बन गए हो। विंग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग ने पूरे रात चिल्लाया, रोया, गाया और वांग जी को मारा पीटा भी। होता है ना, हम दोस्त को हिला हिला के बोलते हैं कि अरे ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था। पर वांग जी विंग को बस समझा रहा था कि अब हो गया तो हो गया, वो कल सुबह इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। विंग ने वांग जी को भी चेक किया, पर वांग जी एक अल्फा ही है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। विंग एक ओमेगा बदल गया है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उस लेडी के घर के सामने सुबह 5 बजे ही विंग जाके खड़ा हो गया था। वो लेडी बाहर निकल के कहती है तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताओ ये क्या हुआ है? मैं एक ओमेगा कैसे बन गया? मैं एक अल्फ़ा था कल रात तक। कल रात उस विश को, उस फालतू की विश को मांगने के बाद ये हो गया मेरे साथ। वो लेडी विंग को वहीं बिठाती है और समझाती है कि असल में ये विंग की गलती है। जब विंग ने कहा कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे यहाँ के गॉड से परमिशन मिल गई थी कि अब वो यहाँ का मेंबर है, तो अब उसको वो सीक्रेट मेथड बताया जा सकता है जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। लेकिन इसके लिए विंग को एक आखिरी स्टेप करना था, वो ये कि यहाँ किसी को पार्टनर चुनना था। अब गॉड उसके लिए पार्टनर ढूंढ ही रहे होंगे इससे पहले कि
उसका दोस्त वांग जी वहाँ आ गया और उसने विंग का हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर निकलने की मांग ली। इसके बाद क्या था, उसे भी विश ग्रांटेड हो गई, साथ ही साथ गॉड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तुम दोनों पार्टनर्स बन गए हो। वो लेडी के कहने पर विंग कहता है, क्या बकवास है, और आपको कैसे पता कि हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं। वो लेडी वांग जी और विंग का दोनों का हाथ उठाती है और उन्हें एक एक निशान दिखाती है। वो निशान एक स्टार था, हाफ स्टार विंग के हाथ में, हाफ स्टार वांग जी के हाथ में। और वो कहती है, देखो सबके हाथ में ऐसे कोई कोई निशान होते हैं, अब मेरा देखो। वो अपना निशान दिखाती है जो एक स्टार का नहीं था बल्कि कुछ और था। एक शायद मून था, आधा मून उसके हाथ में और आधा मून किसी और के हाथ में होगा। विंग कहता है, सबको अलग अलग साइंस मिलते हैं। सबको अलग अलग मिलते हैं। तुम दोनों को कल ही मिला है और तुम दोनों पार्टनर्स हो। तुम दोनों तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि तुम अपनी मैरिज को कंज्यूमेट नहीं कर लेते, पूरी तरीके से शादीशुदा होकर एक दूसरे के प्यार में रहकर नहीं रहने लगते। तब तक तुम बाहर नहीं निकल सकते। तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि तुम्हारी इच्छा ख़त्म नहीं हो जाती यहाँ से बाहर निकलने की, तब तुम बाहर निकल जाओगे। विंग कहता है, क्या बकवास है, अगर मेरे अंदर इच्छा ही नहीं बची बाहर निकलने की तो मैं क्यों बाहर जाऊँगा। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो हालात होंगे उन हालातों में ये डिपेंड करता है कि तुम जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। अगर तुम फिर जाना चाहोगे तो तुम चले जाओगे और नहीं जाना चाहोगे तो तुम नहीं जाओगे। विंग का दिमाग ख़राब हो गया था। इसके बाद वांग जी और विंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑकवर्ड हो गई थी। लगभग 1 महीने तक विंग ने सही से बात नहीं की थी वांग जी से। लेकिन फिर विंग के अंदर का ओमेगा, जिसकी हीट ट्रिगर होने लगी थी, तो उसे अपने अल्फ़ा को चाहिए था। और यहाँ कोई मेडिसिन भी नहीं होती। उनकी जब रट आती थी तब रट में वो लोग पेन को सहन कर लेते थे, पर हीट विंग को पहली बार महसूस हो रही थी। इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। उसने वांग जी से कहा कि उसे हेल्प चाहिए। वांग जी ने उससे बार बार पूछा कि सच में, पर फिर विंग की हालत देखकर वांग जी नहीं रोक पाया खुद को। उसने विंग की हेल्प की। इसके बाद उनका रिश्ता सुधरने लगा, उनको एक दूसरे से प्यार हुआ, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। और विंग ओमेगा बनने की वजह से वहाँ पर बर्थ भी देता है 2 चाइल्ड्स को। न्यू बॉर्न बेबीज़ का एक रिचुअल होता था उस जगह पर कि उन्हें मिडनाइट में एक साथ बाहर जाकर उस पेड़ के पास जाकर अपने बेबीज़ के लिए अच्छी लाइफ की डिमांड करनी होती थी। एक विश ग्रांट मिलती थी फिर उन्हें। और वांग जी विंग अब खुश थे अपनी जगह पर और उन्हें सच में अब वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी। वहाँ जहाँ पर लड़ाई होती है, आपस में कभी लड़ते झगड़ते रहते हैं और स्वार्थ है बहुत ज़्यादा। ये जगह अच्छी है, यहाँ उन्हें रहने के लिए घर भी मिला है और अनाज उगाने के लिए खेत भी, जहाँ वो अपनी खेती खुद करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने आप में मग्न रहते हैं, सब कुछ अपने आप से खुद करते हैं और खुश रहते हैं। तो उन्हें वापस नहीं जाना था, लेकिन ये रिचुअल है तो उन्हें निभाना होगा। इसलिए रात के समय मिडनाइट में विंग और वांग जी साथ में उसी एक ट्री के पास जाते हैं जिन्होंने पिछली बार उन्हें ऐसा पार्टनर विश ग्रांट की थी। वहाँ जाकर वो उस पेड़ को साथ में छूते हैं और कहते हैं कि अब उनके बेबीज़ को एक अच्छी हेल्दी लाइफ की कामना करते हैं, जहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहें और उन्हें सारी सुविधाएं हों। ये कहकर जैसे वो अपना हाथ खींचते हैं, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार सी आ जाती है। वांग जी और विंग एक दूसरे के आस पास खड़े थे। वांग जी के हाथ में एक बेबी था और विंग के हाथ में एक बेबी था। वो न्यू बॉर्न थे, तो विंग जिसके अंदर अभी ताकत नहीं थी चलने फिरने की भी, तो वांग जी ने उसे सपोर्ट दे रखा था, लेकिन वो एक गैप आने की वजह से उन दोनों में दूरी आ गई थी। अब वहाँ से एक आवाज़ आती है, तुम दोनों की इच्छा मैं मानता हूँ, तुम दोनों के बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ नहीं मिल सकती। तुम दोनों में से एक किसी को वापस जाना होगा और एक यहीं पर रह जाएगा, लेकिन वो ज़िंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। एक बच्चा और एक ज़िंदगी मुझे चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छा मानने को तैयार हूँ। विंग और वांग जी दोनों मना कर रहे थे कि उन्हें कोई इच्छा नहीं चाहिए, वो दोनों यहीं रह लेंगे, उन्हें कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं चाहिए। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। विंग के सामने वांग जी गायब हो गया था और उसका बेबी भी। विंग बुरी तरीके से रोने लगा था। अब यहाँ उसका कोई नहीं बचा है। उसे बहुत सा गुस्सा आ रहा था इस गॉड पर, जो भी है यहाँ पर, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस इंसान पर, ये जो भी ताकत है इस पर विंग जो वापस अब नहीं रह सकता यहाँ पर, उसे जाना ही होगा। अब जब वांग जी और उसका बेबी नहीं रहा तो उसे कोई चॉइस करनी थी, तो वो वापस चला गया। दूसरी तरफ वांग जी के साथ भी यही हुआ। वांग जी को विंग और उसका बेबी गायब होते हुए देखा। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी वापस जाने के सिवाय, तो वो वापस गया।
विंग अपने कबीले पहुंचा। उसे 1 साल हो चुका था गायब हुए। वांग जी को भी 1 साल बीत चुका था, पर असल में उस दुनिया में वो लोग 3 साल बिता कर आए थे। उनकी उम्र उस टाइम तक 20 साल थी, लेकिन उनके कबीले के हिसाब से बस 18 साल थी। विंग के हाथ में एक बेबी देखकर उन्होंने पूछा भी था कि विंग कहाँ था। विंग कहता है कि वो बार बार किसी से मिलना चाहता था, और वो एक लड़की थी, एक ओमेगा, जिसके साथ उसने गलती से कुछ गलत कर दिया था, और ये उसी का बेबी है। वापस आने के बाद में विंग फिर से एक बार अल्फ़ा बन चुका था। अब वो ओमेगा नहीं रहा था। उसकी बॉडी में जो पावर चली गई थी वो वापस आ गई थी। वो दोनों अलग थे, पर विंग ने कभी भी लान कबीले में जाकर ये जानने की हिम्मत नहीं की कि वहाँ का जो मुखिया का बेटा नेफ्यू था उसकी हालत कैसी है, क्या वो वापस आया कि नहीं आया। विंग डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहता था। उसे वो हर्ट हुआ था ना, वो दोबारा वो हर्ट फील नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी यादों को वहीं दबा दिया और वो भूल गया उस इंसान को जिससे वो प्यार करने लगा था। बैक टू प्रेजेंट, अभी वांग जी और विंग दोनों साथ में कमरे में थे। वांग जी फिर विंग को गले लगा करके बस बैठा हुआ था। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है विंग। विंग कहता है, याद तो मैंने भी किया है, पर मुझे पता ही नहीं था तुम जिंदा हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। वांग जी कहता है, पर तुम एक अल्फ़ा बन चुके हो विंग, अब तुम्हें ओमेगा नहीं रहे। विंग वांग जी को हिट करते हुए बोलता है, तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने हमारे बेटे को तुम्हारे पास रखा और मुझे दिया भी नहीं। मैं उन्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। वांग जी कहता है, मैं उन दोनों को अपने साथ लेके जाऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊँगा। विंग कहता है, क्यों? मैं भी एक अल्फ़ा हूँ, तुम मेरे साथ चलना। पर तुम एक ओमेगा थे, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। उन दोनों की बहस कुछ देर तक चलती है। इसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं दोनों बच्चों का सीन, जहाँ पर जाकर जब ये सच्चाई उन दोनों को बताई जाती है, वो दोनों इतने ज़्यादा रोते हैं ना एक दूसरे को गले लगाकर कि कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन उन्हें समझ आता है कि ये जो भी है वो उस चीज़ को बदल नहीं सकते। वो लोग ब्लड रिलेटेड हैं, उनका मदर एक है और फादर भी एक है। उन दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद वांग जी और विंग ने साथ में अपने घर वालों को ये बताया था। जियांग कबीला और लान कबीला दोनों इस चीज़ से इनकार कर चुके थे, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन विंग और वांग जी तो साथ में रहने वाले थे, तो वो दोनों अपने कबीले को छोड़ करके एक अपना सुंदर सा छोटा सा घर बसाते हैं। सुजुई और चैन को वो दोनों अलग रखते थे कि एक दूसरे के करीब न जाएं। ये दोनों क्या पता कुछ कर बैठे। बच्चों पर भरोसा करना उनकी डिक्शनरी में नहीं था। उस इंसिडेंट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सुजुई और चैन हमेशा अपने माँ बाप से ही जलन फील करते थे कि इन दोनों को अपना प्यार मिल गया पर उन दोनों को नहीं मिला। समय के साथ में सुजुई और चैन को रियलाइज़ हुआ कि असल में वो दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों करते थे। इसलिए क्योंकि चैन जो कि वांग जी की तरह दिखता था और सुजुई विंग की तरह, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के माँ बाप की छवि जो थे, बस इसीलिए। और उनके बीच पे कोई रीज़न था ही नहीं, और उन्होंने कभी ऐसा वैसा कुछ सोचा भी नहीं एक दूसरे के बारे में। तो वो जो प्यार था वो पहले से ही भाई भाई वाला था, और कोई दूसरा प्यार था ही नहीं उनके बीच में। हेलो एवरीवन, तो कैसी रही मेरी ये छोटी सी कहानी, जो बहुत छोटी थी पर मेरे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपको लगी हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वेट कीजिएगा नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना यार, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। और इस FF के कमेंट्स का मैं कोशिश करूँगी जवाब दे सकूँ, तो कमेंट ज़रूर करना।